एक उन्नीदी सी दोपहर थी जब अचानक मेरी फ़ोन की घंटी बज उठी। विजय चहकती आवाज़ में बोले, चरखारी चलना है। क्यों अचानक? निर्मल सर की रिटायरमेंट पार्टी है, अपने स्टूडेंट को इनवाइट किया है उन्होंने, ख़ास तौर पर हमें। तो तुम जाओ। और तुम? नहीं, लगता है इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी तुम आज तक निर्मल सर को भूली नहीं। उस इंसान को कोई कैसे भूल सकता है जिसके अंदर दिल था ही नहीं, सिर्फ दिमाग था, नीरस और बेजान। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, बच्चों को स्कूल से लेते हुए घर आऊँगा, तुम तब तक बैग तैयार रखना, शाम 4 बजे तक निकलना है। मन गीले साबुन की तरह छूटकर पूरे 10 साल पीछे डीजे कॉलेज में बिताए हुए 4 वर्षों तक पहुंच गया। झांसी से चरखारी तक की कठोर घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए मैं पापा के साथ कॉलेज के कैंपस तक एक पुरानी सी इमारत के सामने पहुंच गई। क्लास के रोशनदानों में कबूतर गुटरगू कर रहे थे। लकड़ी के डेस्क और बेंचों पर लड़कियां बैठी थीं। क्यों मुझे पहले ही दिन से ऐसा लगने लगा था जैसे मैं बरसों से इसी कॉलेज की विद्यार्थी रह चुकी हूँ। कभी भी मुझे परायापन या अनजानापन महसूस नहीं हुआ। बस धीरे धीरे मन उन्हीं गुटरगू और लड़कियों की किलकारियों में समाता चला गया। सेशन शुरू हुआ। उस दिन निर्मल सर की पहली क्लास थी। एक टीचर बच्चों को क्या दे सकता है। उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। एक खूबसूरत दुनिया का सपना या आंखों के फैले बियाबान में दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी का ख्वाब, दुनिया से टकराकर चूर चूर होती उम्मीदें, तिड़कते बिखरते सपनों को जोड़ने का साहस। वो हर बार बच्चों के टूटते सपनों को एक आशा की डोर से बांधकर दूर आसमान तक ले जाता है। वो साल फूलों की खुशबू पर सवार थे। निर्मल सर हमें लिटरेचर पढ़ाते थे। उनकी कक्षा में किताबों के बाद और कविताओं का एक एक शब्द शहद की तरह मीठा हो उठता था। वो जो कुछ कहते मैं सुनती रहती। उन अबोध शब्दों में अपनेपन वाली कितनी बड़ी दुनिया समाई होती थी। मैं कभी उनकी आंखों की चमक में खो जाती, कभी उनकी उदास और आंसुओं से भरी पलकों में खुद को कैद कर लेती। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मैं निर्मल सर से प्रेम करने लगी हूँ। मेरी डायरी के पन्ने मेरी कलम की स्याही से रंगने लगे थे। दिमागों में हजारों शेर जन्म लेने लगे थे। खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे। निर्मल सर कविता पढ़ा रहे होते और मैं डायरी लिख रही होती। कभी किसी लेखक के विषय में कुछ बता रहे होते तो मेरा दिमाग अपनी शायरी के शब्द ढूंढ रहा होता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे जितना मैं उन्हें प्यार करती हूँ उतना वो मुझे प्यार नहीं करती। प्यार तो क्या, मेरी तरफ उनका ध्यान तक नहीं जाता था। दिल रोने रोने को उठता था। न बारिश की ठंडक मन मस्तिष्क को शांत करती, न हवा की सरसराहट की देह को ठंडक पहुंचा पाती थी। गीली सड़क पर फैली स्ट्रीट लाइट की रोशनी मुझे फीकी लगने लगती थी। मैं बंद खिड़की पर खोई खोई निर्मल सर का इंतजार करती रहती। मौसम की सुंदरता, आसपास की रंगनियाँ तो दिल के मौसम से बंधी होती है ना। फिर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं निर्मल सर से बात करना बंद कर देती। ना उनके सवालों के जवाब देती और ना ही कोई सवाल पूछती। दिल की धड़कन बंद हो जाती और दिमाग सोचना बंद कर देता। मन करता वो मुझे आवाज़ दें और मैं उनकी उसी आवाज़ में खो जाऊं। कभी लगता क्यों ना मैं खुद ही उन्हें फ़ोन करके उनकी आवाज़ सुन लूं। लेकिन फिर सोचती, अगर उन्हें मुझसे मिलने की चाहत ही नहीं है तो मैं क्यों पहल करूं। कॉलेज के 4 साल इसी गलतफहमी में निकल गए। फाइनल ईयर की परीक्षाएं नज़दीक थी। मैं लाइब्रेरी में अकेली बैठी सिद्दीकी की एक शायरी पढ़ रही थी। वो ख्वाब था बिखर गया, ख्याल था मिला नहीं, मगर ये दिल को क्या हुआ, ये क्यों बुझा पाता नहीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, निर्मल सर थे। कुर्सी खिसकाकर उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया। फिर मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया, परीक्षा नज़दीक आ गई है, तैयारी कैसी चल रही है। मैं बुरी तरह घबरा गई। उनका इस तरह आकर मेरे पास बैठना और सवाल पूछना मेरी उम्मीद से परे था। लड़खड़ाती जुबान से मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, जी सर, चल रही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 19 साल। और मेरी 45। उम्र में बड़ा होने के नाते तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, उम्र बहुत छोटी है तुम्हारी। कहीं ऐसा ना हो कि इस इश्क के चक्कर में अपना कैरियर ही दांव पर लगा बैठो। एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देती है। मन की भटकन शांति नहीं हो रही थी। मन मुंडेर पर बैठी
चिड़िया की तरह लौट जाता था उन पुरानी यादों में। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी 14 साल की बिटिया मुझसे ज़्यादा चरखारी पहुंचने के लिए उत्सुक थी। जल्द ही हमारी कार चारों तरफ बिखरी हरियाली, मुर्रम बिछली छाल, सड़कों, सूनी और चहल पहल भरी गलियों या पान की दुकानों पर बातें करते लोगों और साइकिल से कॉलेज जाती लड़कियों और आस्तीन चढ़ाए उन पर फिक्रे कसते लड़कों के झुंडों के बीच से गुजरती हुई निर्मल सर के घर पहुंच गई। हमें तो गेस्ट हाउस पहुंचना था ना? मैंने विजय से पूछा। चलेंगे, पर थोड़ी देर बाद। और फिर उन्होंने डोर बेल बजा दी। दरवाज़ा एक महिला ने खोला। साधारण सी कोटा साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए उस अपंग महिला की सुंदरता अपने आप में खास थी। अभिवादन के बाद उसने हमें बैठने के लिए कहा और फिर निर्मल सर को फ़ोन करके हमारे पहुंचने की सूचना देने के लिए घर के अंदर चली गई। निर्मल सर मेरी बिटिया से मिले। फिर मेरी बिटिया की तरफ मुखाबित होकर उन्होंने उसकी पसंद नापसंद, मनचाहे विषय और हॉबीज़ के विषय में ढेरों सवाल पूछने डाले। थोड़ी देर में ही उनकी पत्नी ने चाय के साथ मीठे और नमकीन की तस्तरियों से पूरी टेबल सजा दी। बातों का सिलसिला चल निकला, लेकिन मेरे मन की उत्सुकता कम नहीं हो रही थी। मन का एक कोना सवाल कर रहा था, निर्मल सर जैसे सुदर्शन और पढ़े लिखे इंसान ने एक अपंग महिला से शादी क्यों की? दूसरा कोना दस्तक दे रहा था, एक लड़की के निश्चल प्रेम को ठुकराने की ऐसी सजा तो भुगतनी थी। निर्मल सर ने मेरे मन की उत्कंठा को पढ़ लिया हो। बोले, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय अपने थीसिस के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता था। वापस लौटकर अपने सीधे साधे सचित्र विधुर बाबा के बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनने के लिए मिलती। बाबा पर अटूट विश्वास के कारण मैं किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन हद ही हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने बाबा को किसी सुंदर युवती के साथ बात करते देखा। वैसे तो विद्वान व्यक्ति का हजारों लोगों से परिचय रहता है, परंतु एक ही निश्चित समय पर किसी निश्चित जगह पर किसी व्यक्ति के साथ मिलना मन में शक को जन्म देता ही है। मेरे थीसिस अधूरे ही रह गए। रात रात भर नींद नहीं आती थी। इसे उधेड़-बुन में स्वास्थ्य भी चौपट रहने लगा। चेहरा पीला पड़ने लगा था। बाबा को समझते देर नहीं लगी कि मैं बेहद तनाव में जी रहा हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। सामने फूल मालाओं से सजी माँ की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। धूप दीप जल रहा था। बाबा बोले, बैठो बेटा, एक ज़रूरी बात कहनी है। कहिए। अंदर के गुस्से को धकेल कर मैंने कहा, देखो, मैंने कभी भी अपने विचार, अपनी इच्छाएं तुम पर नहीं लादी है। तुम्हारे व्यक्तित्व को भी निखारने की हमेशा कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन आज एक इच्छा तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मेरे हाथ से एक भयंकर भूल हो गई है। कहते हुए बाबा रुआंसे हो गए। पुरानी ऐनक से आंसू पोंछते हुए बोले, एक बेहद बुद्धिमान सुंदर लड़की का अनजाने में ही मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मेरी कार से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उस लड़की का दाहिना हाथ कोहनी के नीचे से काटना पड़ा। वो लड़की अपने परिवार की मुखिया थी। मैंने न सिर्फ उसकी काम करने की शक्ति छीन ली, बल्कि भविष्य के सुनहरे सपने भी समाप्त कर दिए। वैसे मैं अपनी इच्छा तुम पर लादना नहीं चाहता, पर याचना जरूर कर सकता हूँ कि एक बार तुम उस लड़की से मिल लो। अगर उचित समझो तो उससे शादी कर लेना। मैं अपराध से बरी हो जाऊंगा। यदि तुम्हारा मन न माने तो मुझे माफ़ कर देना। मैं उसके लिए योग्य वर की तलाश जारी रखूंगा। मन काफ़ी हल्का हो गया, पर किस्मत के इस मजाक को मैंने मजाक में ही लिया। बाबा की बात पर थोड़ा क्रोध भी आया। लोग अपने बच्चों के लिए श्रेष्ठ वर की तलाश करते हैं, और मेरे लिए पिता अपने कुशल मेधावी पुत्र को एक अपंग युवती के साथ विवाह करने के लिए कह रहे हैं। पर किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। मेरी मूर्खता पर हंस रही थी। मैं जब उस लड़की से मिला तो ऐसा लगा जैसे मूर्तिमान ने उसे तराशा हो। गोरा रंग, तीखे नाक, नक्श, आबनूस से काले बाल। देखते ही मैंने उसके सामने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। वो बेझिझक बोली, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मुझ जैसी अपंग महिला से शादी करके जीवन भर दया की भीख देते रहेंगे, तो कृपया मना कर दीजिए। हाँ, यदि आप खुशी से मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाने की हिम्मत रखते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप सोच समझकर ही अपना उत्तर दीजिएगा। मेरा सारा व्यक्तित्व उस स्वाभिमानी लड़की के सामने बौना सा हो गया। मन अनजाने ही उसे स्वीकार कर चुका था। ऐसा लगा वो किसी सहानुभूति या दया की नहीं, बल्कि इज्जत से अपनाने के योग्य है। हमने निर्मल सर और उनकी पत्नी से विदा ली और गेस्ट हाउस लौट आए। आंखों में नींद नहीं थी, मन अभी भी बेचैन था। एक अच्छे खासे सचित्र इंसान के लिए मैंने कैसी धारणा बना ली थी।
विजय अभी भी मुझे समझा रहे थे। तुम निर्मल सर के गुणों, बोलचाल और उनके द्वारा साझा किए गए इमोशनल बॉन्ड की वजह से उनसे जुड़ती ही चली गई। सर के प्रति उपजा तुम्हारा प्रेम प्लेटोनिक लव था। इस फीलिंग को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। इसे महज एक आकर्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आकर्षक समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन प्लेटोनिक प्रेम नहीं। रोमांस और वासना से दूर ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारी यादों में हमेशा बना रहता है। वक्त के साथ ये बढ़ता ही रहता है। निर्मल सर के प्रति भी तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ, समय के साथ बढ़ता ही रहा। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमसे बात करते समय, रोमांस करते समय, यहाँ तक कि अतरंग क्षणों में भी मैंने हमेशा महसूस किया कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा है, हम दोनों को एक नहीं होने देता है। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। विजय अभी भी बोल रहे थे। मैंने निर्मल सर से बात करके अपने 15 वर्ष के वैवाहिक जीवन का खुलासा किया और उन्हीं के कहने पर तुम्हें यहाँ चरखारी लेकर आया। बाकी की कहानी तुम जानती ही हो। मन श्रद्धा से भर उठा। निर्मल सर के प्रति कितनी मैच्योरिटी थी उनके व्यवहार में। दूसरी ओर विजय, अगर उन्होंने समझदारी से काम न लिया होता तो क्या अपने वैवाहिक जीवन की ढहती दीवारों को गिरते से बचा पाती मैं? तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।